सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। मैं हूं अंकित पांडे, आया हूं आपको पढ़ाने केमिस्ट्री। आप पढ़ रहे हैं इस समय बिलियन, और हम बात करने वाले थे बिलियन के अणु संख्या गुणधर्म के तीसरे और चौथे प्रॉपर्टी में, तीसरी और चौथी प्रॉपर्टी से संबंधित न्यूमेरिकल टिप्स। तीसरी प्रॉपर्टी क्या था? क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, और चौथा था हमारा हिमांक में अनुमान। चूंकि दोनों ही बातें एक दूसरे से रिलेट करते हैं, नमन एक के कंडीशन में होता है कि क्वथनांक थोड़ा बढ़ जाता है, एक ही कंडीशन में होता है कि हिमांक थोड़ा घट जाता है। एक को हम क्या डेल टीवी से प्रदर्शित करते हैं, तो एक को हम जो है डेल टीएफ से प्रदर्शित करते हैं। अब दोनों ही डेल टीवी की बात हो चाहे डेल टीएफ की बात हो, दोनों ही जो है मोललता की क्या होते हैं? अनुक्रमानुपाती। मोललता के अनुक्रमानुपाती होते हैं। इसी तरह से डेल टीएफ भी जो है मोललता की क्या होता है? अनुक्रमानुपाती। मोललता आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि विलय के मूलक संख्या बटा विलायक का भार किलोग्राम में, और गुणा 100 से होगा कि 1000 से होगा, ये डिपेंड करेगा कि केबी जो ये प्रोपोर्शनल टू हटेगा और केबी आएगा, तो वो केबी क्या होगा? क्या वो केबी मोलर है या फिर मोलल है? मोलर है तो 100 से गुणा होगा, अगर मोलल है तो कितने से गुणा होगा? 1000 से गुणा होगा। जनरली हम देखते हैं कि जो है मोलल ही आता है, 1000 से ही गुणा करने के लिए पूछता है, लेकिन इन केस एक आध दो सवाल में जो है क्वेश्चन घुमा देता है। अब प्रोपोर्शनल टू है तो इसका मतलब ये प्रोपोर्शनल टू हटेंगे और उनके अकॉर्डिंग क्या आएगा? डेल टीवी इक्वल टू के बी इंटू मोललता आएगा, और दूसरे के केस में भी आएगा डेल टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू मोललता आएगा। अब ये तो हो गई, चलिए ये तो इतनी बातें तो हमने कल भी जान ली थी, कल वाले वीडियो में भी। अब न्यूमेरिकल टिप्स क्या है? न्यूमेरिकल टिप्स है कि पहली बात तो भाई मोललता में डब्लू होता है, एम होता है और कैपिटल डब्लू होता है। वो सब मैटर दिया जाएगा, के भी दिया जाएगा, कहेगा डेल टी भी ज्ञात कीजिए। यानी कि अगर हम इसको इस तरीके से लिख लें, मान लेते हैं कि ये मोललता के संदर्भ में ही बात हो रही है, तो जो डेल टी भी होगा वो बराबर होगा आपके के बी इंटू डब्लू अपान एम अपान कैपिटल डब्लू गुणे 1000। अब 1000 और 100 मैंने पहले ही बता रखा हुआ है, डिपेंड करेगा कि वो मोलर है कि मोललता। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि मोलल और मोलरता ये दोनों बातें अलग अलग हैं, ये विशेष रूप से आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा यहाँ। चलिए अब इसको भी हमने लिख दिया इस तरीके से, तो कोई भी मैटर इसमें जितने कितने चीजें दिख रही हैं हमको, 3 2 5, 1 2 3 4 5, 5 चीज मैटर दिख रहा है, जिसमें से 4 दिया रहेगा और 1 पूछेगा, और वही हमें क्या करना होगा? निकालना होगा। चलिए अब यहाँ से न्यूमेरिकल टिप्स उठता है कि भाई कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो नंबर 1, किसी भी बिलियन का डेल टीवी, केबी, डब्लू, एम और कैपिटल डब्लू में से कोई भी 4 चीजें दी गई होंगी और पूछेगा कि एक चीज ज्ञात करिए, तो हम जो है फार्मूले में रख के मान निकाल लेंगे। क्लियर? दूसरी बात एक और, चूंकि यहाँ पे देखिए कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वर्ड किसके लिए है? कांस्टेंट वर्ड जैसे ये केबी है तो ये है मोलल उन्नयन स्थिरांक, तो ये विलायक के लिए। किसके लिए? विलायक के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक। केएफ किसके लिए? विलायक का अनुमान स्थिरांक। अब विलायक का उन्नयन स्थिरांक और विलायक का अनुमान स्थिरांक, चाहे कंडीशन कैसी भी हो, चाहे सांद्रताएं कितनी भी बदल जाए, उसके लिए निश्चित होता है, निर्धारित होता है, क्योंकि ये दोनों ही क्या है? स्थिरांक है। अलग अलग विलायकों के लिए, जल के लिए निर्धारित दिया गया है, बेंजीन के लिए निर्धारित दिया गया है, कोई भी अल्कोहल के लिए निर्धारित दिया गया है। हमें क्वेश्चन में या तो दिया जाएगा या तो यही ज्ञात करने के लिए हमसे पूछेगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये स्थिरांक होता है और विलायक के लिए होता है। विलायक की चाहे कितनी भी प्रकार की सांद्रता दे दी जाए, मेरे कहने का तात्पर्य है कि मान लेते हैं एक पात्र में जल है और दूसरे पात्र में भी जल है, एक की सांद्रता कुछ और है, दूसरे की सांद्रता कुछ और है, इसकी x है इसकी y है, तो कोई दिक्कत नहीं, जो मान इसका kb होगा वही मान इसका भी kb होगा। यानी जो मान इसका kf होगा वही मान इसका भी kf होगा। सांद्रताएं चाहे कुछ भी हो, और हिमांक में अनुमान और क्वथनांक में उन्नयन भी चाहे कुछ भी हो, केबी और केएफ जल के लिए कुछ मतलब निर्धारित रहेगा, चाहे वो कंडीशन कैसी भी हो।
तो इस केस में क्या कहेगा आपसे, इस केस में कहेगा कि यदि मोललता यक्स हो, यदि मोललता यक्स हो तो सांद्रता थी C1। यदि मोललता x1 थी तो माफ करिएगा, सांद्रता कहां से आ गया, यदि मोललता x था तो हमें जो है क्वथनांक में उन्नयन T1 था। फिर दूसरा कह रहा है कि यदि मोललता x2 हो जाए तो क्वथनांक में उन्नयन ज्ञात करिए, मान लेते हैं T2 है। तो इस केस में हमारा जो है क्वथनांक में उन्नयन T1 इक्वल टू KB इंटू मोललता यानी x1 होगा। और दूसरा केस है T2 के केस में भी KB उतना ही होगा और गुणा कितने से होगा, x2 से होगा। दोनों को एक दूसरे से भाग कर दें तो T1 बटा T2 KB कट जाएगा, x1 बटा x2 होगा। ये बात हम विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि टेम्परेचर T1/T1 यानी क्वथनांक में चाहे उन्नयन हो रहा हो चाहे हिमांक में अवनमन हो रहा हो, उसका अनुपात उनके अलग अलग सांद्रताओं के अनुपात के बराबर होती है। ये विशेष रूप से ध्यान देंगे, तभी हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो पाएगा। ये टिप्स थे, इन्हीं दोनों टाइप से जो है इस टॉपिक से क्वेश्चन उठेंगे और क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिलहाल एनसीईआरटी में तो 3 ही क्वेश्चन दिया गया है, बाकी क्वेश्चन हम मदद लेंगे के.एन. शर्मा से, पी. बहादुर से या अतिरिक्त किताबों से। तो पहले एनसीईआरटी के 3 क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है। हम मोबाइल की सहायता लेंगे क्योंकि आप लोगों ने जो है एनसीईआरटी की बुक हमें भेजी थी। इस समय मैं घर पे हूँ, इसी कारण से जो है नहीं बुक मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैं आप ही लोगों से मंगवा लेता हूँ बुक जो है। यहाँ पे मैं ढूंढना चाहूँगा, क्वेश्चन मैंने लिख रखा हुआ था ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर मैंने 2.20 हमें ढूंढना है। तो क्वेश्चन नंबर 2.20, हाँ चलिए, ये कह रहा है शक्कर के कितने 5% द्रव्यमान। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, हमने पहले ही बता दिया, या तो आप थंबनेल से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो किताब अपने पास रखिए, या तो व्हाट्सएप ग्रुप में हमने इस क्वेश्चन को शेयर किया हुआ है, उसे देख के जो है समझिए इसे। तो हमने क्या कहा, शक्कर के 5% विलयन, शक्कर बोले तो C12H22O11। अगर आप फार्मूला जानते हैं तो बहुत बढ़िया। का क्या कह रहा है, 5% अर्थात 5% अर्थात 100 ग्राम बिलियन में 5 ग्राम विलेय का भार यानी शक्कर का भार यानी स्मॉल w बराबर 5 ग्राम। याद रहे हमारी टॉपिक है क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन में, जिसमें मोललता आता है, और मोललता के लिए हमें विलायक या फिर क्या कहें जल का भार हमें मालूम हो, क्योंकि जल ही हमारा विलायक है। कैपिटल W कितना हो जाएगा, 100 - 5 गए यानी 95 ग्राम। चलिए एक केस ये कहा है, कह रहा है विलयन का हिमांक यानी हिमांक कितना है, हिमांक बराबर 271 केल्विन। कह रहा है यदि शुद्ध जल का हिमांक यानी कि विलयन का, ये तो था किसका, विलयन का हिमांक, और क्या कह रहा है शुद्ध जल का हिमांक कितना है 273.15 केल्विन। अब मैं आपसे पूछूं कि भैया बताइए हिमांक में अवनमन हुआ, अतः यहाँ पे लिख देंगे हम, अतः हिमांक में अवनमन जिसे हम क्या कहेंगे, अवनमन जिसे हम कहेंगे डेल TF, वो हो जाएगा 273.15 माइनस 271 यानी 2.15 केल्विन। यानी डेल TF हमारा आ चुका है। हमें क्या ज्ञात करना है, ग्लूकोज के 5% जलीय विलयन के हिमांक की गणना करिए। ग्लूकोज, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शक्कर दिया है यानी सुक्रोज दिया है। अब हमें किसके लिए पूछ रहा है, ग्लूकोज, यानी कि अब पूछ क्या रहा है कि क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न पूछ रहा है हमारा कि ग्लूकोज कौन होता है, C6H12O6 का के 5% का हिमांक हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। अगर हम इसके हिमांक के अवनमन को ज्ञात कर लें, ध्यान दीजिएगा, इसके 5% में हिमांक में अवनमन अगर इतना हुआ तो हम क्या कर देंगे,
शुद्ध जल के हिमांक में से जो इसका हिमांक आएगा वो घटा देंगे, वही ग्लूकोज का होगा। यानी जो विलयन था, विलयन किसका, शक्कर के विलयन का, यहाँ किसके, शक्कर के विलयन का हिमांक 271 कैसे आया होगा कि शुद्ध जल का 273.15 है, उसमें से 2.15 घटा दिया तो 271 आया। यानी हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है ग्लूकोज के 5% का हिमांक। पहले माना शक्कर के लिए लिख लेते हैं, शक्कर के लिए डेल टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू अपान एम बटा कैपिटल डब्ल्यू गुणे 1000, ये समीकरण हो गया हमारा एक। और अब यहाँ से हम अगर मान भी रख दें तो डेल टी एफ की वैल्यू कितनी है, डेल टी एफ की वैल्यू शक्कर के लिए 2.15 है, 2.15। के एफ तो मैंने बता दिया विलायक के लिए, और विलायक दोनों ही केस में कौन है, जल है, तो वो के एफ तो समान रहेगा। W 5 ग्राम है बटा स्मॉल एम शक्कर का कितना होता है, 342 होता है। कैपिटल W है हमारा कितना, 95 ग्राम है, गुणे 1000, और इसे हमने कर दिया समीकरण 1। अब हम क्या कर लेते हैं, ग्लूकोज के लिए ले लेते हैं। ग्लूकोज के लिए भी क्या बात हो रही है, 5% विलयन, यानी ग्लूकोज का डेल टी एफ हमें ज्ञात करना है कि आएगा तभी तो हम 273.15 में से घटा के ग्लूकोज का हिमांक बताएंगे। केएफ तो उतना ही होगा जितना शक्कर के लिए था, क्योंकि दोनों ही केस में जल है। ये भी 5% कह रहा है, तो 5 बटा अणुभार यम है, तो अणुभार यम के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले तो W बाई एम बटा कैपिटल W गुणे 1000 लिख लेते हैं। और डेल टी एफ हमें नहीं मालूम है, के एफ हमें ज्ञात करना है। W 5 ग्राम दिया है, 180 होता है ग्लूकोज का अणुभार, और कैपिटल W है 95 गुणे 1000, और ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, समीकरण 1/2 करने पर देखिए ध्यान दीजिए क्या आएगा, 2.15 बटा डेल टी एफ किसका, ग्लूकोज का। के एफ कट जाएगा, 5 कट जाएगा, 1000 कट जाएगा, 1/342 बचेगा, और यहाँ 1/180 बचेगा। ध्यान दीजिए के एफ कट जाएगा, 5 कट जाएगा, 95 कट जाएगा, 1000 कट जाएगा, यानी क्या आएगा ये। और इसको हम ऊपर अगर भेज दें तो ये 180 और 300 क्या हो जाएगा, 42। अब ये वाली कंडीशन हम कहाँ लिख रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं। तो 2 यानी डेल टी एफ उधर चला जाएगा, तो डेल टी एफ हमारा आएगा 342, 2.5 के पास चला जाएगा, 2.15 के पास चला जाएगा, और बटा हम करेंगे 180 से। कैलकुलेटर का मैं प्रयोग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि समय ताकि बच जाए, लेकिन आप वीडियो को पॉज करिए और तुरंत इसे कैलकुलेट करके बताइए कि इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कितना आया, बिना वीडियो आगे बढ़ाए हमें कमेंट बॉक्स करके बताइए कि इसका आंसर कितना आया है। तो यहाँ से हमारा आंसर हो गया इसका, डेल टी एफ बराबर कितना आ गया, डेल टी एफ बराबर हमारा आ गया 4.085 केल्विन। ये किसके लिए आया है, ग्लूकोज के लिए आया है। अतः हम लिख सकते हैं ग्लूकोज का हिमांक। तो ग्लूकोज का हिमांक कैसे निकलेगा भाई, अब कितना हुआ कि पहले तो जल जब था वो अकेला, तब तो 273.15 था, जब उसमें ग्लूकोज मिला दिए तो कितने की कमी आ गई, 4.08 की कमी आ गई। यानी अब कितना हो गया, अब हो गया हमारा जो है 269.7 केल्विन ग्लूकोज का हिमांक हो जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए बातें आपको समझ में आ गई होंगी, यानी कि 5% सुक्रोज का दिया था, 5% ही ग्लूकोज का कह रहा है, तो ग्लूकोज का भी W 5 होगा और कैपिटल W 95 होगा। सुक्रोज का हिमांक में अनुमान 2.15 आया, ग्लूकोज के लिए हमें निकालना है। सब कुछ हमने रखा, बजाय कौन बदलेगा, अणुभार, क्योंकि शक्कर का अणुभार 342 होता है और ग्लूकोज का अणुभार 180 होता है। उस केस में हमारा यही नहीं बदलेगा, बाकी सब सेम रहेंगे। दोनों को हम जो है भाग कर दिए, तो हमारा जो है इस तरीके से आंसर आया। तो जो ग्लूकोज का डेल टी एफ था वो 4.08 की कमी के साथ आया, जिसे हमने ग्लूकोज का हिमांक 269.07 निकाल लिया। ये उम्मीद करते हैं हम आपको कि ये अच्छे से जो है पूरा क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन बढ़ते हैं 2.21 की तरफ। क्वेश्चन अब हमारा है 2.21 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2.21 देख लेते हैं।
चलिए, कह रहा है कि दो तत्व ए और बी से मिला के एक बनता है AB2 और एक बनता है AB4। चलिए ये बात समझ में आ गई। कह रहा है 20 ग्राम बेंजीन में घोलने पर, यानी कैपिटल डब्ल्यू जब 20 ग्राम हो, किसको घोला? AB2 को। किसके लिए? AB। तो पहले हम याद कर लेते हैं AB2 के लिए जो प्रश्न दिया गया है, कैपिटल डब्ल्यू बराबर 20 ग्राम, स्मॉल डब्ल्यू बराबर है 1 ग्राम घोलने पर, AB2 को 1 ग्राम घोलने पर हिमांक में जो कमी आई है वो डेल TF बराबर 2.3 केल्विन आई है। जबकि जबकि क्या कह रहा है कि AB4 के लिए, यानी AB4 को भी किसी प्रकार से घोला गया होगा, जबकि 1 ग्राम AB4 को स्मॉल डब्ल्यू बराबर हम क्या करते हैं, 1 ग्राम को, यानी कि 20 ग्राम ही बेंजीन, यानी बेंजीन के 20 ग्राम में ही स्मॉल डब्ल्यू का जब हम 1 ग्राम घोलते हैं तो डेल TF हमारा क्या आता है? 1.3 केल्विन की कमी दिखाता है। बेंजीन के लिए मोलर अनुमान स्थिरांक कितना है, यानी KF हमारा कितना है? 5, क्योंकि मैंने बताया ये तो क्या है, ये एक विलायक का मोलर द्रव्यमान होता है, और विलायक दोनों ही केस के लिए कौन है? बेंजीन है। बेंजीन यानी C6H6, और बेंजीन का जो है मोलर अनुमान स्थिरांक जो होगा, मोलर अनुमान स्थिरांक क्या होगा? 5.1 केल्विन केजी जो है होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मोलर जैसा शब्द आया है तो मोलर के लिए 100 से ही गुणा करेंगे हम। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं AB2 के लिए, क्या कर लेते हैं? AB2 के लिए तो डेल TF बराबर KF इंटू, डेल TF बराबर KF इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपन स्मॉल एम बटा कैपिटल डब्ल्यू गुणे 100 करेंगे, ताकि हमारा जो है कौन आ जाए? ये आ जाए। तो यहाँ पे KF हमारा कितना है? 2.3 है। डेल TF है 2.3, KF है 5.1 और स्मॉल डब्ल्यू है 1। अणु भार नहीं मालूम, M1 है मान लेते हैं, और कैपिटल डब्ल्यू हमारा कितना है? 20 ग्राम है गुणे 100। ये समीकरण हमारा क्या हो गया? 1। अच्छा, हमें क्या ज्ञात करना है? A और B का परमाणु भार ज्ञात करना है। परमाणु भार तभी आएगा जब हम AB2 और AB4 का अणु भार निकाल लें। तो चलिए देखते हैं कैसे आएगा। तो यहाँ पे हमारा हो गया कितना, जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो देखना पड़ेगा कि कितना आएगा। तो 20 पंचे 100, यहाँ से हम 20 पंचे 100 निकाल लेते हैं, और M1 तो उधर चला जाएगा। यहाँ से हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा इधर निकाल लेते हैं कि M1 हमारा जो होगा वो M1 उधर चला जाएगा, 5.1 गुणे 5 बटे 2.3 आएगा, और M1 हमारा आ जाएगा 5 एकम 5, 5 25 और 2.3, 2 3 3 कट जाएगा, 23 भागे 255 भागे 23 हमें करना पड़ेगा। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा? 5.1 गुणे हमने क्या किया 5, और इसको हमें भाग करना होगा किससे? 2.3 से। तो हमारा आ जाएगा M1 जो है वो 11.08, ये इतना आ जाएगा। यानी क्या हमारे पास दिया गया है इसका जो है 1 ग्राम AB4 के 1.3 के का अनुमान होता है, और 2.3 का होता है। तो फिर हमें याद करना। चलिए ठीक है, आगे हम इसके लिए क्या AB4 के लिए निकाल लेते हैं। नंबर 1 तो था AB2 के लिए हो गया, नंबर 2 AB4 के लिए, AB4 के लिए हम निकालेंगे। तो AB4 के लिए हमारा आ जाएगा डेल TF वही KF इंटू W/M बटा कैपिटल W गुणे 100, क्योंकि मोलर की बात हो रही है। तो यहाँ पे डेल TF AB4 के लिए 1.3 है, KF हमारा 5.1 है ही, ये 1 होगा ही। M2 ले लेते हैं ताकि यहाँ AB4 का अणुभार M2 हो जाए, और कैपिटल W 20 गुणे 100 होगा ही। 20 बच्चे हम क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। और इस केस में जब हम कैलकुलेट करेंगे कि भाई M2 हमारा हो जाएगा 5.1 गुणे 5 बटे 1.3, यानी 25 बटा 1.3। तो देखते हैं कितना आता है उत्तर इसका। तो हम 25.5 भागे 1.3 कर देते हैं, तो 19.61 आ गया है, 19.61
तो M2 की वैल्यू आ गई 19.615, कितनी आ गई 615 या 616 भी कह सकते हैं इसको जो है। अब हमें क्या पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है कि A और B का परमाणु भार निकालिए। ध्यान दीजिए AB2 में एक A है और 2 B है, AB4 में एक A है और 4 B है। ध्यान दीजिएगा कि इसका अणुभार A और 4 से मिलके बना होगा, इसका एक A और 2 B से मिलके बना होगा। जब इसके अणुभार में से इसके अणुभार को घटाएंगे तो A का परमाणु भार तो कैंसिल हो जाएगा, 2 परमाणु भार ही प्राप्त होगा। यानी AB4 का अणुभार माइनस AB2 का अणुभार अगर हम कर दें तो बराबर आएगा 2 गुणे B का परमाणु भार, B का परमाणु भार। यहाँ पे ध्यान समझने, क्योंकि ए तो कैंसिल हो जाएगा, 4B में से 2B जाएगा तो 2B का ही परमाणु भार बचेगा। AB4 का अणुभार है 19.615 और AB2 का है 11.086, तो 2 गुणे B का क्या हो जाएगा परमाणु भार। जैसे ही हम इसको घटाएंगे, यानी हम इसमें क्या करने वाले हैं, घटाने वाले हैं 19.615 माइनस कर देंगे कितने से 11.086 से, तो हमारा उत्तर आएगा जो है 2 गुणे, इसको यहाँ पे लिख देते हैं B का परमाणु भार बराबर, इन दोनों को हमने घटाया तो 8.529 आया, और यानी B का परमाणु भार इसका आधा हो जाएगा। B का परमाणु भार इसका आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 अठे 16, 2 पंचे 20, यानी 4.2685 आएगा। याद रखिएगा कितना आएगा 4.2685 किसका आ गया, हमें आ गया जो है B का परमाणु भार। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें A का भी परमाणु भार ज्ञात करना है। A का परमाणु भार कैसे आएगा, तो यहां से थोड़ा समय मिटा रहा हूं। चूंकि AB2 का अणुभार क्या होता है, AB2 का अणुभार A का परमाणु भार, यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, प्लस कितने से 4 गुणे B का परमाणु भार, 4 गुणे B का 2 गुणे B का परमाणु भार। अब AB2 का अणुभार तो हमें दिया ही गया है, कितना दिया गया है, हमने निकाला था 11.086। A का परमाणु भार हमें निकालना है, और 2 गुणे ये आ गया 4.685, यानी कि A का परमाणु भार हमारा कैसे आएगा, A का परमाणु भार बराबर, इसको उधर भेज देंगे तो घट जाएगा 11.086 माइनस, इसको गुणा कर दिया हमने 8.529, और जब भाग करेंगे तो 6 में से 9 गए 5, 7 में से 2 गए 5 दशमलव, यहाँ पे बचा हमारा 10, 10 में से 8 गए 2, तो ये हो जाएगा हमारा उत्तर किसके रिस्पेक्टिव में, A का परमाणु भार। तो हमारा B का परमाणु भार भी आ गया और A का परमाणु भार भी आ गया, यही हमें ज्ञात करना है।